बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट को हम तीन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करते हैं: मोनोसेकेराइड, ओलिगो एंड पॉलीसेकेराइड। मोनो और ओलिगोसेकेराइड इस पे पहले दो लेक्चर हो चुके हैं। तीसरा लेक्चर हम पॉलीसेकेराइड को डिस्कस करेंगे। पॉलीसेकेराइड क्या होते हैं? इनको हम सिंपली ग्लाइकन्स का नाम भी देते हैं कि जब मोनोसेकेराइड यूनिट 10 या इससे ज़्यादा आपस में मिल के लॉन्ग मॉलिक्यूल बनाएं तो उसको हम कहते हैं पॉलीसेकेराइड। अब ये जो मोनोसेकेराइड यूनिट हैं ये एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। अब इसमें जो रिपीटिंग यूनिट हैं ये हमारे पास मोनोसेकेराइड भी हो सकता है या इसके डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि पॉलीसेकेराइड आर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं जो कंसिस्ट करते हैं रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड के ऊपर और एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं थ्रू ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब इनके दो इम्पोर्टेंट फंक्शन हैं, एक स्ट्रक्चरल है और एक स्टोरेज ऑफ एनर्जी है। जो पॉलीसेकेराइड है हमारे पास ये बायोमॉलिक्यूल्स है या कार्बोहाइड्रेट की बात कर लें तो ये दो शेप के अंदर अवेलेबल है, एक लीनियर है और एक हमारे पास ब्रांच्ड पॉलीमर है। अगर हम इसका कंपैरिजन करें अदर बायोमॉलिक्यूल्स के साथ लाइक प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है तो वो जस्ट लीनियर होते हैं, जबकि पॉलीसेकेराइड हमारे पास लीनियर फॉर्म में भी है और ब्रांच फॉर्म में भी है। अब इसकी ब्रांच फॉर्म क्या इंडिकेट करती है कि इसके ऊपर जो डिफरेंट हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं वहाँ पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने की अवेलेबिलिटी है कि वो बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। पॉलीसेकेराइड को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो क्लासेस के अंदर, होमोपॉलीसेकेराइड एंड हेटेरोपॉलीसेकेराइड। होमोपॉलीसेकेराइड जो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड यूनिट से मिलके बना हो उसको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड, या इसको हम एक और एंगल से अगर देखें कि ऐसे पॉलीसेकेराइड जिनको हम हाइड्रोलाइज करें तो एक ही तरह के मोनोसेकेराइड यूनिट मिलें, सिंगल टाइप के मोनोसेकेराइड यूनिट मिलें तो उनको हम कहते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। और इनका हम नाम किस बेस पे देते हैं? जब हम इनकी नेमिंग करते हैं तो इसको नाम दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट। जैसे अगर कोई पॉलीमर जो है ग्लूकोज से मिलके बना है, ग्लूकोज यूनिट दूसरा ग्लूकोज यूनिट एंड सो ऑन, एक लॉन्ग चेन पॉलीमर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लूकन्स। और इसी तरह अगर कोई पॉलीमर फ्रुक्टोज से मिलके बना है तो उसको हम कहेंगे फ्रुक्टोसन। तो इस बेस पे कि मोनोसेकेराइड यूनिट कौन सा है इस बेस पे हम इनको नाम देते हैं। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड की बात करें तो अगर हम इनको हाइड्रोलाइज करें तो मिक्सचर ऑफ फ्यू मोनोसेकेराइड या उनका डेरिवेटिव ये हमें मिलता है, या इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि अगर दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंपोज्ड हो, मिलें, इंटरेक्ट करें, बॉन्ड बनाएं तो उससे जो कंपाउंड बनेगा, जो पॉलीमर बनेगा उसको हम कहेंगे हेटेरोपॉलीसेकेराइड। अब हम डिस्कस करते हैं होमोपॉलीसेकेराइड। इसकी सबसे पहली एग्जांपल स्टार्च। इसका अगर हम सोर्स देखें तो प्लांट इसका सोर्स है और इसकी हाई कंसंट्रेशन कहाँ पे मौजूद होती है? वीट के अंदर, पोटैटोज़ के अंदर, रूट्स, ट्यूबर्स, यहाँ पे इसकी मेजर सोर्स है। अगर हम इसका फंक्शन देखें जैसे वीट है, ब्रेड है तो इसको हम एज अ डाइट यूज़ करते हैं, तो स्टार्च मेजर कंपोनेंट है, मेजर सोर्स है या डाइटरी सोर्स हम कह लें, इंक्लूडिंग मैमल्स, एनिमल्स के लिए और जिसमें इंसान भी शामिल है। और अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो स्टार्च एक
होमोपोलीमर है जो मिलके बनता है जस्ट डी ग्लूकोज यूनिट से, और इसमें जो लिंकेज होता है वो अल्फ़ा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। सिंपली हम इसको ग्लूकोसन या ग्लूकन का नाम देते हैं। ये जो अभी बता के आया हूँ कि ग्लूकन या ग्लूकोसन किस बेस पे हम कहेंगे कि वो पॉलीमर किस मोनोसेक्राइड यूनिट से मिलके बना है। अगर ग्लूकोज से मिलके बना है तो ग्लूकन या ग्लूकोसन। स्टार्च की अगर हम बात करें तो दो तरह के पॉलीसेक्राइड कंपोनेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। पहला अमाइलोज है, ये 15 से 20% और ये वाटर इंसॉलेबल होता है। सेकंड जो है हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है और ये 80 to 85% होता है और ये वाटर इंसॉलेबल है। तो ये दो कंपोनेंट हैं स्टार्च के अंदर। अगर हम अमाइलोज की बात करते हैं तो अमाइलोज अनब्रांच्ड है, इसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है और इसके अंदर अगर हम ग्लूकोज यूनिट की बात करें तो 200 से 1000 डी ग्लूकोज यूनिट हो सकते हैं और जो एक दूसरे के साथ अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन ब्रांच्ड चेन है, इसमें जो लिंकेज है ये 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ब्रांचिंग पॉइंट के ऊपर, और जो बाकी पोर्शन है, जो बाकी कंपाउंड है उसके अंदर अल्फ़ा 1,4 ब्रांचिंग पे अल्फ़ा 1,6 और बाकी पोजीशन में अल्फ़ा 1,4 लिंकेज है। अमाइलोपेक्टिन जिसके अंदर फ्यू थाउजेंड ग्लूकोज यूनिट हों और उसमें ब्रांचिंग हुई हो 20 से 30 ग्लूकोज यूनिट की, तो वो एक ब्रांच्ड ट्री की तरह हमें दिखता है। अगर हम स्टार्च इसको हाइड्रोलाइज करें किस तरीके से, अमाइलेज के साथ या डिल्यूट एसिड के साथ, तो स्टार्च ब्रेक डाउन होके हमें डेक्स्ट्रिन देती है और जो फर्दर ब्रेक डाउन होके माल्टोज और जो कि डाइसेक्राइड है और इससे आगे ग्लूकोज यूनिट तक चली जाती है। जो अमाइलेज एंजाइम है ये स्पेसिफिकली ब्रेक करता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को। इनके मैं स्ट्रक्चर अभी शो कराता हूँ आपको। ये सिंपली हमारे पास अल्फ़ा अमाइलोज डी ग्लूकोज इसमें 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, अल्फ़ा फॉर्म है OH बिलो द रिंग और ये CH2OH अबव द रिंग, अपोजिट डायरेक्शन में है तो अल्फ़ा। तो इनके दरमियान जो बॉन्ड है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अगर हम अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो अमाइलोपेक्टिन में अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी है और अल्फ़ा 1,6 भी, यहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ब्रांचिंग हो रही है और ये बाकी जो लीनियर फॉर्म है। तो ये सिंपल उसका स्ट्रक्चर। अब डेक्स्ट्रिन जैसा कि बताया कि हाइड्रोलाइज या ब्रेक डाउन प्रोडक्ट है स्टार्च का, कि जब स्टार्च ब्रेक डाउन होती है एंजाइम के थ्रू जो कि अमाइलेज है, या हम इसको केमिकली ब्रेक डाउन करें डिल्यूट एसिड के साथ, तो हमें डिफरेंट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलते हैं। तो स्टार्च जो है एक सीक्वेंस के अंदर हाइड्रोलाइज होती है जिसमें डेक्स्ट्रिन है, माल्टोज और ग्लूकोज। तो डेक्स्ट्रिन जो है इसके डिफरेंट कंपोनेंट एंड डिफरेंट इंटरमीडिएट जो है हमें मिलते हैं, जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कि जब हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं और देन हम उसका इंटरेक्शन करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं आयोडीन के साथ, तो जो डिफरेंट इंटरमीडिएट होंगे उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कलर। जैसे सोलेबल स्टार्च है ब्लू कलर होगा, माइलोडेक्स्ट्रिन है वायलेट, रिथ्रोडेक्स्ट्रिन रेड कलर देती है, एक्रोडेक्स्ट्रिन इसका कोई कलर नहीं होता। तो इन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को हम आयोडीन टेस्ट के ज़रिए आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट होमोपॉलीसेक्राइड की एग्जांपल है ग्लाइकोजिन। ग्लाइकोजिन का सोर्स एनिमल है, इसको हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं। ये हाई कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होती है, लिवर के अंदर, मसल के अंदर और ब्रेन के अंदर। इसके अलावा ये ऐसे प्लांट के अंदर भी
प्रेजेंट होती है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, जैसे यीस्ट है और फंजाई। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें ग्लाइकोजन के, तो इसका स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग जो है वो ज़्यादा होगी, ब्रांचेस जो है वो ज़्यादा होती हैं। इसमें अगर हम इसकी केमिस्ट्री की तरफ जाएं तो स्टार्च की तरह जो ग्लाइकोजन का मोनोसेक्राइड यूनिट है वो भी ग्लूकोज है, और जो एक दूसरे के साथ ये अटैच होते हैं वो अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड जो स्टार्च में हैं इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन इसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग जो हैं ये ज़्यादा होती है। और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो 10⁸ मॉलिक्यूलर वेट इसका हो सकता है, और जो नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट हैं ये वेरी करते हैं अप टू 25,000 डिपेंडिंग अपॉन के ग्लाइकोजन का सोर्स क्या है। सोर्स चेंज होगा तो ये यूनिट जो है ये चेंज हो सकते हैं। ये सिंपल उसका स्ट्रक्चर है। ये 1,4 लिंकेज और ये 1,6 लिंकेज, यहाँ पे भी ब्रांचिंग के चांस होते हैं कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग इसमें स्टार्च की निस्बत ज़्यादा होगी। थर्ड एग्जांपल है होमोपॉलीसेकेराइड की, हमारे पास सेलुलोज। प्लांट सोर्स है सेलुलोज का, और मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो प्लांट किंगडम के अंदर है वो हमारे पास सेलुलोज है। इसके अलावा अगर हम इस देखें तो ये सेल वॉल का इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है और एनिमल के अंदर ये एब्सेंट होता है। अगर हम इसकी केमिस्ट्री की बात करें तो सेलुलोज के अंदर जो मोनोसेक्राइड यूनिट है वो भी ग्लूकोज है, लेकिन बीटा फॉर्म कि बीटा एनोमर जो है ये मौजूद होता है, और इसमें जो लिंकेज होगा ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। स्टार्च के अंदर और ग्लाइकोजन के अंदर अल्फ़ा फॉर्म थी, सेलुलोज के अंदर बीटा फॉर्म है। सेलुलोज ह्यूमन बॉडी या मैमल्स जो हैं जिसमें इंसान शामिल है वो इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर सेलुलोजेज एंजाइम जो है वो एब्सेंट है जो बीटा लिंकेज को ब्रेक डाउन करता है। ताहम कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कैटल, शीप और तो ये इनको डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट कर सकती हैं कि इनके गट के अंदर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक कर सकते हैं। और अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस की बात करें कि सेलुलोज को हाइड्रोलाइज करें तो हाइड्रोलिसिस के रिज़ल्ट में हमें ग्लूकोज मिलेगा लेकिन बीटा फॉर्म, और जो डाइसेक्राइड मिलेगा वो हमारे पास सेलोबाइगोज होगा। सेलुलोज अब हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट तो नहीं होता, लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है। ये मेजर सोर्स है फाइबर का और डाइटरी सोर्स है, और इसके अलावा नॉन डाइजेस्टिबल है, तो हमारी बॉडी से ये क्या करता है ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को अब्जॉर्ब करता है और फीसिस की क्वांटिटी उसको बढ़ा देता है, और इस तरीके से ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। तो दो इम्पोर्टेंट हैं कि अब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज की अब्जॉर्प्शन करता है और कोलेस्ट्रॉल की अब्जॉर्प्शन करता है, फीसिस उसको इंक्रीज़ कर देता है। ये अब इसका स्ट्रक्चर है बीटा डी ग्लूकोज, ये इनके दरमियान जो लिंकेज है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड, डिफरेंट टाइप्स के शुगर यूनिट या मोनोसेक्राइड यूनिट या उनके डेरिवेटिव्स जब आपस में कंबाइन करते हैं तो जो पॉलीमर बनेगा उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। या किसी पॉलीमर को हम ब्रेक डाउन करें और इससे हमें डिफरेंट टाइप्स के मोनोसेक्राइड या यूनिट या उनके डेरिवेटिव्स मिलें तो उसको हम कहते हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड। इसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास म्यूकोपॉलीसेकेराइड। जो म्यूकोपॉलीसेकेराइड है ये कंपोज्ड ऑफ होता है डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स शुगर के या उसके डेरिवेटिव्स, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट अमाइनो शुगर्स और यूरोनिक एसिड हैं। इनको हम कॉमनली नाम देते हैं ग्लाइकोसा अमाइनो ग्लाइकन्स और GAG, ये इनका नेम है। अब इसके अंदर
जो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप मौजूद हो सकते हैं, एसिटाइलेटेड अमाइनो ग्रुप है, सल्फेट है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। अब सल्फेट और कार्बोक्सिल ग्रुप ये एसिडिक इन नेचर हैं, तो ये क्या करते हैं कि इन कंपाउंड की एसिडिटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं और इनको एसिडिक नेचर की तरफ ले जाते हैं, और हम इनको नाम दे देते हैं एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। इनको जी बना देते हैं एसिड म्यूकोपॉलीसेकेराइड। देन एक टर्म यूज़ होती है म्यूकोप्रोटीन। कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूकोपॉलीसेकेराइड विद प्रोटीन, कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड के साथ जब प्रोटीन जो है इंटरेक्ट करे तो वो जो कंपाउंड बनेगा उसको हम कहते हैं म्यूकोप्रोटीन्स। म्यूकोप्रोटीन्स और म्यूकॉइड्स और प्रोटियोग्लाइकन्स। म्यूकोप्रोटीन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट 95% तक हो सकते हैं और 5% प्रोटीन, ये वेरिएशन इसमें पॉसिबल है। म्यूकोपॉलीसेकेराइड बेसिकली एसेंशियल कंपोनेंट है टिश्यू स्ट्रक्चर का, कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसीज हैं टिश्यू की, जो कंसिस्ट करती हैं कोलेजन और इलास्टिन के ऊपर और फिक्स हुई होती हैं, इम्बेड होती हैं मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर। जो ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं ये बेसिकली कंपोज्ड ऑफ होता है ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन से, और ये अमॉर्फस जेल लाइक सब्सटेंसेस हैं। ये यहाँ पे इसकी दिखाई गई है कि ये हमारे पास ग्राउंड सब्सटेंसेस हैं। कोलेजन फाइबर जो हैं उनकी ये शेप है, और इलास्टिन फाइबर ये इम्बेड हुए होते हैं ग्राउंड सब्सटेंसेस के अंदर। अब जो हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड हैं, ये 5 डिफरेंट टाइप्स के हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड, सेकंड कॉन्ड्राइटिन 4 सल्फेट, और एक कॉन्ड्राइटिन 6 सल्फेट भी है, हेपारिन है, डर्माटिन सल्फेट है और केराटिन सल्फेट है। सबसे पहले हाइलुरोनिक एसिड, ये एक इम्पॉर्टेंट ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकन है GAG, जो प्रेजेंट होता है ग्राउंड सब्सटेंसेस ऑफ साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, कि जो हमारे ये जॉइंट है, एल्बो का जॉइंट है, यहाँ पे जो लिक्विड है ये इसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड। और इसके अलावा ये कहाँ पे मौजूद होता है, विट्रस ह्यूमर ऑफ आइस, वहाँ पे मौजूद होता है। और इसके अलावा ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर और ओवम के अराउंड जो है ये जेल बनाता है। इसका फंक्शन क्या है, ये लुब्रिकेंट के तौर पे एक्ट करता है और शॉक अब्जॉर्बेंट के तौर पे जॉइंट के अंदर, ये इसका फंक्शन है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर बेसिकली ये 2 कंपोनेंट से मिलके बना है। वन इज़ डी ग्लूकुरोनिक एसिड एंड अदर इज़ एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन। ये 2 कंपोनेंट जो हैं इनसे मिलके बना है। अब जो डी ग्लूकुरोनिक एसिड है ये अटैच होता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन के साथ बीटा 1,3, कि डी ग्लूकुरोनिक एसिड अटैच होगा एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के साथ थ्रू बीटा 1,3 लिंकेज। तो ये एक डाइसेक्राइड यूनिट बन जाएगा जो रिपीट होगा। तो जो अगला बॉन्ड बनेगा जो एक डाइसेक्राइड का दूसरे डाइसेक्राइड के साथ लिंकेज होगा वो बीटा 1,4 लिंकेज होगा। और हाइलुरोनिक एसिड जो हैं, जो डाइसेक्राइड यूनिट हैं, ये इसके अंदर 250 से 25,000 तक मौजूद हो सकते हैं, और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है अप टू 4 मिलियन तक हो सकता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये डी ग्लूकुरोनिक एसिड हमारे पास, और ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये कार्बन 1 और ये कार्बन 3। तो ये वाला जो ग्लूकुरोनिक एसिड है ये एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन के साथ 1,3 लिंकेज बना रहा है। देन जब आगे मूव करेगा तो ये पूरा यूनिट रिपीट होगा। तो एक कंप्लीट यूनिट एक डाइसेक्राइड दूसरे डाइसेक्राइड के साथ जो लिंकेज बनाएगा वो बीटा 1,4 होगा। इनका आपस में 1,3 और एक डाइसेक्राइड का दूसरे डाइसेक्राइड के साथ 1,4 लिंकेज बनेगा। ये अगेन वही स्ट्रक्चर सिंपली शो करने के लिए कि ये कार्बन 1 और ये कार्बन 3, तो इनके दरमियान जो लिंकेज है ये बीटा 1,3, ये अपर साइड पे है तो बीटा फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, बीटा एनोमर है।
हाइलुरोनिक एसिड जो है ये ओवम के अराउंड जेल बनाता है। तो इसके लिए एक एंजाइम जो है हाइलुरोनिडेज, ये एंजाइम होता है जो बेसिकली इनके दरमियान जो डाइसेक्राइड के दरमियान लिंकेज होता है β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये एंजाइम उसको ब्रेक डाउन करता है। ये एंजाइम जो है सेमिनल फ्लूइड के अंदर, टेस्टिस के अंदर, वहाँ पे हाई कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद होता है। तो ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये जब ये सेमिनल फ्लूइड जो है मूव करता है ओवम की तरफ, तो वहाँ पे ओवम के सराउंडिंग में जो हाइलुरोनिक एसिड की लेयर होती है, ये एंजाइम उसको ब्रेक करता है, उसको वहाँ से क्लियर करता है। तो इस तरीके से स्पर्म जो हैं ये पेनिट्रेट करते हैं ओवम की तरफ और फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू होता है। इस तरह जो बैक्टीरिया है इसका जो अटैक है तो उसमें भी हाइलुरोनिडेज एंजाइम ये एक्ट करता है। तो इस तरह वो पेनिट्रेट करता है एनिमल टिश्यू के अंदर। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो म्यूकोपॉलीसेक्राइड है। कॉन्ड्रस मीन्स कार्टिलेज, ये वेरियस मैमलियन टिश्यू जो है उसका पार्ट है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट से, थोड़ी बहुत वेरिएशन आती है, उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। कॉन्ड्राइटन सल्फेट जो है इसके अंदर डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल डी गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट ये ग्रुप जो हैं ये मौजूद होते हैं। इसके अलावा कॉन्ड्राइटन 6 सल्फेट भी मौजूद होता है, लेकिन इसमें क्या है कि जो सल्फेट ग्रुप है ये पोजीशन 6 पे होगा, कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट के अंदर पोजीशन 4 के ऊपर। तो ये अब हमारे पास कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट का स्ट्रक्चर है, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट। ये भी डेरिवेटिव है कि जनरल जो कार्बोहाइड्रेट हैं यहाँ पे CH2OH आता है, लेकिन ये इसका डेरिवेटिव है और ये भी इसका डेरिवेटिव है। यहाँ से हाइड्रोक्सल ग्रुप की बजाय ये ग्रुप अटैच है और इस पोजीशन के ऊपर जाके सल्फेट ग्रुप अटैच है। ये 6 कॉन्ड्राइटन 6 सल्फेट के पोजीशन 4 की बजाय यहाँ पे सल्फेट ग्रुप अटैच है। अगर हम स्ट्रक्चर देखें कॉन्ड्राइटन 4 सल्फेट और हाइलुरोनिक एसिड, तो इनका स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर है सारा। यहाँ पे सिर्फ इस कार्बन के ऊपर ये वेरिएशन है, यहाँ पे ये सल्फेट ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल, यहाँ इन्वर्जन भी है, कन्फिग्रेशन जो है ये चेंज है, सिर्फ ये फ़र्क है, बाकी सारा सिमिलर है। नेक्स्ट है हेपारिन। हेपारिन एंटी कोएगुलेंट के तौर पे यूज़ होता है, ब्लड क्लॉटिंग से हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। हेपारिन जो है इसके अलावा ये लिपोप्रोटीन लाइपेज एंजाइम है उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, जो कि लिपिमिक प्लाज्मा की जो टर्बिडिटी है, जो मिल्की अपीयरेंस होती है हाई कंसंट्रेशन ऑफ लिपिड की वजह से, उसको क्लियर करने में ये हेल्प करता है। हेपारिन की अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो इसके अंदर 2 यूनिट हैं, एक एन सल्फो डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट और दूसरा डी ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट। ये 2 रिपीटिंग यूनिट हैं। ये स्ट्रक्चरली अगर हम इसको देखें तो डी ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट और एन सल्फो ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, इसमें जो लिंकेज है ये 1,4 है, एक डाइसेक्राइड का दूसरे डाइसेक्राइड के एक मोनोसेक्राइड का दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ अल्फ़ा 1,4 और एक डाइसेक्राइड यूनिट का इस यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ 1,4, इनका एक दूसरे के साथ, एक मोनोसेक्राइड का दूसरे के साथ भी 1,4 और एक कंप्लीट यूनिट का दूसरे के साथ भी 1,4 लिंकेज बनेगा। डर्माटन सल्फेट, डर्म स्किन को कहते हैं, तो उसी रेफरेंस से ये नाम जो है दिया गया है कि ये जो कंपाउंड हैं मोस्टली अकर्स करते हैं, प्रेजेंट होते हैं स्किन के अंदर। और इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कॉन्ट्राइटन 4 सल्फेट से मिलता है, सिर्फ कार्बन 5 के ऊपर जो है वो इन्वर्जन होती है कि जो COOH है या COO नेगेटिव
कॉन्ड्राइटन सल्फेट में वो अबव द रिंग होगा, डर्माटन सल्फेट में वो बिलो द रिंग चला जाएगा। ये सिंपली ये डर्माटन सल्फेट है, ये इस कार्बन के ऊपर सिर्फ फ़र्क है कि ये COO ये अबव द रिंग होती है कॉन्ड्राइटन सल्फेट के अंदर और बिलो द रिंग हो जाएगी डर्माटन सल्फेट के अंदर। बाकी ये सारा स्ट्रक्चर, इसमें भी सल्फेट ग्रुप है, इसमें बाकी सारा स्ट्रक्चर जो है आप केयरफुली देखें तो सारा स्ट्रक्चर सेम होगा, सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर वेरिएशन आ रही है। केराटन सल्फेट ये भी इम्पोर्टेंट ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकन है। इसमें जो सल्फेट कंटेंट हैं ये वेरिएबल होते हैं और इन सल्फेट ग्रुप के अलावा जो बाकी ग्रुप हैं, मेनोज, इसके अंदर मेनोज हो सकता है, फ्रुक्टोज हो सकता है, सैलिक एसिड हो सकता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि रिपीटिंग यूनिट कौन से हैं, तो केराटन सल्फेट के अंदर डी गलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन 6 सल्फेट ये रिपीटिंग यूनिट होते हैं। ये हमारे पास केराटन सल्फेट, डी गलेक्टोज और एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन 6 सल्फेट। ये अब डिफरेंट जो हमने म्यूकोपॉलीसेकेराइड पढ़े उनके स्ट्रक्चर कंपैरिजन, ये हाइलुरोनिक एसिड और इसका अगर देखें और इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे सल्फेट ग्रुप के अंदर वेरिएशन आ रही है और इसको अगर हम देखें और इसके साथ तो यहाँ पे सिर्फ ये इस पॉइंट के ऊपर वेरिएशन आ रही है, बाकी सारा सिमिलर। तो ये सारे स्ट्रक्चर वेरी सिमिलर हैं, बहुत कम चेंजेस हैं, इसमें ज़रा चेंजेस हैं, बाकी काफ़ी रिजेंबलेंस है इनमें। ये अब उनकी अगर हम समरी की बात करें तो ग्लाइकोसामाइनो ग्लाइकन्स के हाइल यूरोनिक एसिड है, इसकी कंपोजिशन डी यूरोनिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है कहाँ कहाँ पे है, कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर, साइनोवियल फ्लूइड के अंदर, विट्रस ह्यूमर के अंदर। फंक्शन लुब्रिकेंट के तौर पे, शॉक अब्जॉर्बेंट के तौर पे और ज़ख़म को जल्दी भरने के अंदर, हीलिंग के अंदर ये हेल्प करता है। कॉन्ड्राइटन सल्फेट, डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड एंड एन एसिटाइल गलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट कहाँ पे मौजूद होता है, कार्टिलेज, बोन, स्किन, ब्लड वेसल वॉल्स के अंदर और हेल्प करता है स्ट्रक्चर और शेप की मेंटेनेंस, टिश्यू का स्ट्रक्चर और शेप उसकी मेंटेनेंस के अंदर। हेपारिन, डी ग्लूक्यूरोनेट 2 सल्फेट एंड एन सल्फोग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट कहाँ पे मौजूद है, ब्लड, लंग्स, लिवर, किडनी इनके अंदर और एंटी कोएगुलेंट ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है कि उसको एंटी कोएगुलेंट के तौर पे यूज़ होता है। डर्माटन सल्फेट जो है एल यूरोनिक एसिड एन एसिटाइल गलेक्टोसामाइन 4 सल्फेट कहाँ पे मौजूद है, ब्लड वेसल के अंदर, वेल्व्स के अंदर और ये भी शेप को मेंटेन करने के अंदर, जो टिश्यू की शेप है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। केराटन सल्फेट, डी गलेक्टोज एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन 6 सल्फेट, एक ये यूनिट और एक ये यूनिट। कार्टिलेज, कॉर्निया, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे मौजूद है और कॉर्निया को ट्रांसपेरेंट रखने में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन्स। ग्लाइकोप्रोटीन्स बेसिकली कॉम्बिनेशन है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन्स के साथ, कि जब कार्बोहाइड्रेट कोवलेंटली अटैच हो प्रोटीन्स के साथ तो इसको हम कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर वेरी कर सकते हैं 1 से 19% बाई वेट। अब ग्लाइकोप्रोटीन के डिफरेंट जो हैं फंक्शन हैं, इसके अलावा ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होती है सेल्स के अंदर, ये एक्ट करती है इंजाइम्स के तौर पे, हार्मोन्स के तौर पे, इनके जो डिफरेंट रोल्स हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स के तौर पे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन और रिसेप्टर्स के अंदर। अब जो कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोप्रोटीन्स के अंदर डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट जो मौजूद हो सकते हैं वो है मैनोज, गलेक्टोज, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल गलेक्टोसामाइन, जाइलोज, एल फ्यूकोज एंड एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड NaNA, ये हम इसको नाम देते हैं। इनके हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डी ग्लूक्यूरोनिक एसिड है, ग्लिसरोल है, मायो इनोसिटोल है
और ये जो है हमारे पास NANA एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड। और डिफरेंट जो ग्लाइकोजिन है उनके फंक्शन क्या है, मेजर फंक्शन, जैसे कोलेजन है स्ट्रक्चर के तौर पे, स्ट्रक्चरल इम्पोर्टेंस है इसकी। इसके अलावा हाइड्रोलेसिस है, प्रोटीएसिस है, ग्लाइकोसाइडेसिस है, ये एंजाइम्स के तौर पे एक्ट करता है। इम्यूनोग्लोबिन है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, ये इसका रोल है। फाइब्रिनोजिन है, ये ब्लड क्लॉटिंग के अंदर हेल्प करता है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पॉलीसेकेराइड यूनिट हैं। तो इसके अंदर हमने डिफरेंट म्यूकोपॉलीसेकेराइड 5 टाइप के, और देन थोड़ा सा पोर्शन हमने ग्लाइकोप्रोटीन्स का, के प्रोटीन और लिपिड का जो इंटरेक्शन है, और ग्लाइकोप्रोटीन उसके टाइप्स जो हैं, कोई कौन कौन सी ग्लाइकोप्रोटीन है और उसके फंक्शन, इसको हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है।